ये जो शख्स मेरे सामने बैठा है और वो जो शख्स फोटो में है, ओरिजिनल कौन सा है? स्कैम सीजन 1 के लिए ऑडिशन किया था, तब तो बहुत पतले थे। मैं कुछ सामान खरीदने के लिए कहीं जा रहा था दुकान पे, और मैं उसके बाद घर जाने वाला था। उन्होंने कहा कि गगन, बहुत अच्छा ऑडिशन लगा मुझे और तुम तेलगी कर रहे हो। तो बहुत ही एक फिल्मी तरीके से मेरी कास्टिंग हुई थी। अगर अब तीसरा सीज़न आएगा तो उसमें एक तो मतलब जो स्कैमस्टर है ना, वो औरत होगी। ओके। हाँ, फीमेल होगी। हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। यू गाइस आर वाचिंग हिंदुस्तान और मेरा नाम है अविनाश पाल। बहुत कम ऐसा होता है जब कोई स्कैम आता है तो उसे लोग देख के खुश हो जाते हैं। जी हाँ, दूसरी बार ऐसा हो रहा है और इस बार बात हो रही है स्कैम 2003 की, जो आया है और लोग उसको काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं और काफ़ी तारीफ़ें मिल रही हैं। मेरे साथ मौजूद है हंसल सर एंड गगन। आप दोनों का स्वागत है। थैंक यू। गगन, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो शख्स मेरे सामने बैठा है और वो जो शख्स फोटो में है, ओरिजिनल कौन सा है? आपने सीरीज के लिए वैसे बने या सीरीज के बाद ऐसे बने? मैं ऐसा ही हूँ। सीरीज़ के लिए मैं वैसा बना और उसके बाद अभी वापस मैं खुद में अपने आप को तब्दील कर रहा हूँ धीरे धीरे। अब इससे भी कम थे। इससे भी कम थे। जब इन्होंने स्कैम सीजन 1 के लिए ऑडिशन किया था, तब तो बहुत पतले थे। तो मुझे तो मैंने जब उनको दोबारा देखा सूटेबल बॉय में, तब भी मैंने पहचान नहीं कि अच्छा वो वही एक्टर है जो सोनचिड़िया में थे। तो तभी बहुत पतले थे। हाँ, सोनचिड़िया के लिए काफ़ी कम किया था बिकॉज वो एक डकैत का रोल बीहड़ था। टाइप का हाँ, इलाका, बीहड़, हाँ। जहाँ खाना उनको नसीब नहीं होता या वैसा वाला था, तो उसके लिए मैंने कम किया था। और फिर इन्होंने कहा कि इसके लिए अगर तुम कम कर सकते हो तो इसके लिए बढ़ा दो, तो मैंने बढ़ा लिया। तो कैसा ये प्रोसेस रहा जो वेट बढ़ाने का था? मतलब फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ही साथ मेंटली उस स्टेज में जाना कि आप एक ऐसा कैरेक्टर निभा रहे हैं जो सुर्खियों में रहा है। सर ने जब मुझे इसके लिए कास्ट किया था और जब मेरी पहली बार इनसे बात हुई थी, इन्होंने फ़ोन पे मुझे कहा था कि गगन, तुम्हें थोड़ा वेट बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने अपनी तरफ से जितना भी मैं कर सकता था खुद से, वो मैंने कोशिश की। लेकिन फिर मेरी एक दिन सर से मुलाकात हुई। जिस दिन मैं पहली बार इनसे मिला, इन्होंने, जो हमारे डायरेक्टर है तुषार, उनसे मेरी पहली मुलाकात करवाई। तो उस दिन जैसे ही तुषार, इनके घर पे ही हमारी मुलाकात हुई थी, जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, वो थोड़े से, उनके शक्ल में मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट दिखी कि यार इसका तो वेट है नहीं है, ये तो लगेगा ही नहीं तेलगी ऐसा। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। उन्होंने मुझे एक न्यूट्रिशनिस्ट दिया, प्रतीक उनका नाम है, फिट क्रू कंपनी से हैं। उन्होंने फिर मुझे पूरा प्लान बना के दिया कि दिन में कितनी बार क्या खाना है, कितना 5-5 रसगुल्ले खाने पड़ेंगे और ये शेक पीना पड़ेगा और 5 टोस्ट और 5 अंडों का ऑमलेट खाना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो वो सब मैंने फॉलो किया कुछ 3-4 महीने और उस हिसाब से मैंने कुछ 18 से 20 केजी मैंने गेन किया। और फिर उन्होंने मेरा एक फ़ोटोशूट करवाया, जहाँ फ़ोटोशूट में वो देखना चाहते थे कि मैं लगूंगा कि नहीं वैसा तेलगी जैसा। उसकी जो फ़ोटोज़ आई और उन्होंने हंसल सर को भेजी और बाकी लोगों को भेजी, अपलॉज को भेजी और सोनी के लोगों को भेजी। जब उनका पूरा अप्रूवल आ गया कि हाँ भाई, हमको अपना तेलगी मिल गया है, और फिर हमने शूटिंग शुरू की उसके बाद। पहली बार शो कैसे ऑफर हुआ? वो पहला किस्सा, वो पहली मुलाकात? मुझे मुकेश छाबड़ा जी का फ़ोन आया था। कोविड का टाइम चल रहा था। मैं सोच रहा था कि आगे का खर्चा कैसे चलेगा, अब काम तो है नहीं है, कोई कुछ मिल नहीं रहा है, तो कैसे रेंट वगैरह पे करेंगे। अचानक एक दिन फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि ये स्कैम 2003 बन रहा है और उसमें आपको लीड रोल के लिए हम कंसिडर कर रहे हैं। आपने पहले ऑडिशंस एंड ऑल वगैरह दिया होगा ना, उसके बाद वहाँ तक बात? नहीं, ये डायरेक्ट मुझे फ़ोन आया था। आई थिंक सर ने ही मुझे शायद जब सूटेबल बॉय में या सोनचिड़िया में देखा था, तो शायद उनको लगा था कि मेरी शक्ल में कहीं ना कहीं तेलगी दिखता है, तो उनकी बात हुई होगी, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं, शायद सर। यही सूटेबल बॉय देखा था मैंने, एंड मैंने मुकेश को कहा था कि यार ये एक्टर बहुत कमाल है, इसको लेकर आओ। तो उसने गगन से बात की थी। मेरे लिए तो मतलब आई हैड मेंटली मेड अप माई माइंड कि ये यही है तेलगी। उसके बाद प्रोसेस होता है, क्योंकि आप स्टूडियो के साथ, प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रहे हो, एक प्रोसेस होता है। लकीली वो प्रोसेस थोड़ा आसान रहा, क्योंकि उन सब ने गगन का काम कहीं ना कहीं देखा था। और गगन ने ऑडिशन भी किया था। एक जो पहला सीन है जिसमें गगन ट्रेन में फल बेच रहा है,
वो फल बेचने वाला सीन गगन ने अलग तरीके से बहुत अलग तरीके से इनफैक्ट फल बेच रहे हैं। नहीं अभी जो बेच रहे हैं उससे भी बहुत अलग था वो। मैंने उसको बहुत ज़्यादा मतलब गाने वाने डाल के मैंने कुछ किशोर कुमार के कुछ फिल्में देखी, मैंने गोविंदा की कुछ फिल्में देखी और पूरे चीज़ों को मिक्स करके थोड़ी मिमिक्री डाल के सारी चीज़ें करके बहुत ही थोड़ा थिएट्रिकल टाइप का मैंने उसको बनाया था। तो उस तरीके से मैंने ऑडिशन दिया था। वो भी पहली बार नहीं दिया था। पहली बार तो जब मैंने दिया था तो मुकेश शर्मा सर ने आके बोला था कि यार मज़ा नहीं आया, तुम जो थिएटर में करते हो ना जादू वैसा कुछ चाहिए। तो मैंने कहा मुझे 3-4 दिन का वक्त दीजिए, मैं थोड़ा प्रिपेयर करके आता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे इम्प्रॉम्प्टू नहीं कर सकता, मैं थोड़ा प्रिपेयर करने वाला एक्टर हूँ। तो उन्होंने मुझे टाइम दिया, मैंने वो पूरा बनाया और दूसरी बार जब मैंने किया तो वो बहुत ही एक फिल्मी एक सीन की तरह हुआ था कि मैंने ऑडिशन जैसे ही दिया, उनके असिस्टेंट ने उनको ऑडिशन भेज दिया इमीडिएटली मुकेश को। और हाँ, और मुकेश जी को। और मैं जैसे ही बाहर निकल रहा था उनके ऑफिस से, उनकी गाड़ी अंदर आ रही थी और वो मेरा ही ऑडिशन देख रहे थे गाड़ी में। तो उन्होंने मुझे स्पॉट किया और सीधा कांच नीचे किया और उन्होंने कहा कि गगन डन 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 डन। और मैंने कहा ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं बहुत खुश था। फिर मैं कुछ सामान खरीदने के लिए कहीं जा रहा था दुकान पे और मैं उसके बाद घर जाने वाला था और वहीं पे उनका फ़ोन दोबारा आया। उन्होंने कहा मैं हंसल सर को लाइन पे ले रहा हूँ, वो तुमसे बात करना चाह रहे हैं। और हंसल सर ने जैसे फ़ोन पे आए, उन्होंने कहा कि गगन बहुत अच्छा ऑडिशन लगा मुझे और तुम तेलगी कर रहे हो। तो बहुत ही एक फिल्मी तरीके से मेरी कास्टिंग हुई थी, जैसे ड्रीम रोल्स जो होते हैं जैसे मिलते हैं लोगों को। कि मैं तो दुकान पे सामान खरीद रहा था, मतलब मुझे पता ही नहीं कि और वो मैं ऑडिशन मतलब इसी तरह से कि वो असिस्टेंट ने, मुकेश के असिस्टेंट ने ऑडिशन लिया, वो लेते ही उसने मुकेश को भेजा और मुझे भेजा। हम दोनों ने देखा, मैंने देखते ही समीर नायर को भेजा और सब जगह से ऐसे थम्स अप आए। और मैंने मुकेश को कहा मतलब इसमें और देर मत करो, गगन को फ़ोन ही लगा दो। बहुत खूबसूरत। हाँ सर ये तो इसकी जो शुरुआत ये इनकी तरफ से हुई, आपके जहन में या आपकी ओर से स्कैम 2003 की शुरुआत कब हुई? इसकी फर्स्ट की सक्सेस के बाद या नहीं? फर्स्ट सक्सेस होने से पहले इस पर काम शुरू हो गया था। ओके। और ये काम जो स्टूडियो नेक्स्ट और एप्लॉज ने मिलके, किरण यज्ञोपवित करके जो हमारे राइटर है वो और केदार, तो इन्होंने जो इनिशियल रिसर्च जो संजय सिंह की किताब के राइट्स इन्होंने लिए और तो उस किताब को बेसिस बनाते हुए उन्होंने उस पर रिसर्च का काम शुरू कर दिया था। शो रिलीज़ होने के बाद, उसके सक्सेस होने के बाद थोड़ी सी गति बढ़ी, थोड़ी हिम्मत भी हुई बढ़ी कि तभी कर लिया था कि भाई जस्ट इन केस ये शो चल गया। देखिए फर्स्ट सीज़न को पर किसी को उम्मीद ऐसी नहीं थी कि इतना बड़ा हिट होगा। था कि ईमानदारी से अच्छा शो बना था, लोग देखेंगे। जैसे मेरे मैसिव हो जाएगा वो शायद नहीं सोचा। मेरे हर काम में मतलब ईमानदारी होती थी लेकिन चलता नहीं था। तो मतलब था कि नहीं सबको अच्छा तो लगेगा ही, सबको अच्छा तो लगेगा, लेकिन अगर ये चल गया तो आगे का हम स्कैम बना देंगे। तो जिस तरह से चला तो मतलब गति बहुत बढ़ गई फिर कि जल्दी इसको मतलब इस पे काम शुरू करते हैं। तो फिर स्क्रिप्ट लिखने का प्रोसेस शुरू हुआ। राइटिंग प्रोसेस और कास्टिंग प्रोसेस ऑलमोस्ट पैरेलली किया, क्योंकि एक ज़रूरी था कि तेलगी का कैरेक्टर लिखते वक्त ना एक फेस जहन में चाहिए था। और गगन बहुत अर्ली स्टेजेस में गगन जुड़ गए थे और उनको मतलब कई महीनों तक हमने इंतज़ार में भी रखा। तो ये स्कैम की एक वो है समहाउ जो एक पैटर्न बन गया है स्कैम के साथ। प्रतीक को भी जब हमने साइन किया था तो वो बहुत पहले, वो तो स्क्रिप्ट लिखने से पहले साइन कर लिया था प्रतीक को, और उसको सिर्फ इतना कहा था कि प्रतीक वज़न बढ़ाना। ठीक है। तो प्रतीक ये हर बार आप वज़न बढ़वाते हो। हाँ वही नहीं, मैंने इस बार मैं किसी से बात कर रहा था कि अगर अब तीसरा सीज़न आएगा तो उसमें एक तो मतलब जो स्कैमस्टर है ना वो औरत होगी। ओके। हाँ फीमेल होगी और वज़न नहीं बढ़ाएगी। मैं आपसे वही पूछने वाला था कि जैसे पहले बहुत हो गया ये वज़न बढ़ाना, मतलब हम लोगों के अब पतले स्कैमस्टर को कोई पतला स्कैमस्टर चाहिए। तो ये लेकिन वो प्रतीक के साथ भी हुआ, लेकिन प्रतीक की बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। वो मतलब वज़न बढ़ाते, वो इतना कुछ खा रहा था, इतना मतलब दूध और रसगुल्ला, लेकिन मैं हमेशा मिलता प्रतीक तुम्हारा वज़न नहीं बढ़ा है। ये तो आपने मुझसे भी कहा था सर कि वज़न नहीं बढ़ रहा है यार। तो अब क्या है, तुलना में खुद से कर रहा था कि इतना होना चाहिए। तो हाँ, लेकिन
जो आपका सवाल था कि हम मतलब गति बढ़ गई, सक्सेस ने मतलब ना एक हिम्मत दी हमें, और मतलब वो इस हर चीज़ की हिम्मत कि एक तो कहानी ईमानदारी से और मज़े से कहने की हिम्मत, फिर हिम्मत के साथ कास्टिंग करने का कि भाई कन्विक्शन है कि ये कैरेक्टर गगन ही कर सकते, तो उसका वो हिम्मत हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि हमने एक डिसीजन लिया था कि भाई हम इसमें नए चेहरों को लाएंगे। वो कहना आसान है, करना मुश्किल, कहीं ना कहीं मार्केट इस चीज़ को ड्राइव करता है, तो मार्केट ने हमें सपोर्ट किया उसमें। जैसा आपने सर अभी बताया कि फर्स्ट की रिलीज से पहले सेकंड की तैयारी थोड़ी बहुत शुरू हो गई थी, अब सेकंड हिट हो चुका है, थर्ड का क्या कुछ प्रोसेस अभी है? नहीं, आपने फीमेल का भी एग्जांपल दिया। नहीं, वो मतलब तो, ऐसे ही वो ऐसे ही हवा में उड़ता तीर मैंने पकड़ा है, मतलब वैसा कुछ फ़िलहाल नहीं है, अनलेस मतलब मुझे कल सवेरे दानिश खान कहे कि भाई हम 6 महीने से इस पर काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप ये करिए, तो नहीं, इस पर तेलगी की हम लोग की बात कई बार हुई थी कि हमको इस पर करना चाहिए अगला सीज़न, बस ये था हमें खुद नहीं पता था कि क्या ये फ्रेंचाइज आगे बढ़ेगा या नहीं। अब मतलब थोड़ी ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि ये फ्रेंचाइज आगे बढ़ेगा, और मतलब खुशी ये है कि हर सीज़न में नई कहानी है, और दुख भी इसी बात का है कि मतलब काश एक ऐसा तीसरा सीज़न बने जिसमें पुराने दो से कुछ कनेक्शन। हाँ, मतलब प्रतीक और गगन दोनों आ जाए, दोनों बहुत पतले, लेकिन दोनों ही सीजन में आपने दोनों को मार दिया है सर अभी, मतलब इसलिए वो नए बहुत पतले, नए फॉर्म में पुनर्जन्म में। ठीक है गगन, आपके लिए तेलगी के जो किरदार था, आपने फिजिकली तो बताया, मेंटली उस कैरेक्टर को प्ले करना इजी रहा, मुश्किल रहा, या क्योंकि आप एक थिएटर आर्टिस्ट हैं तो वो हो गया? मैंने मेंटली आई विल लाइक टू गिव दैट क्रेडिट टू हंसल सर ओनली, बिकॉज जब मैं पहली बार इनसे मिला था और मैं थोड़ा सा ऐसा स्टार स्टक था, मैंने कहा कि सर आपने मुझे इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मैं कैसे करूँगा टाइप्स, तो उन्होंने बहुत ही ईजी तरीके से मुझे कहा था तू टेंशन मत ले, सारी जिम्मेदारी हमारी है, हम संभाल लेंगे, तू सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़। और फिर मैंने इनको कहा कि मैं कोई रिसर्च करूं या मैं कोई बुक पढूं या कुछ, मैं इस पे कैसे मैं इसको तैयार करूं। उन्होंने बोला कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अगर तुम बुक वगैरह पढ़ोगे तो आई डोंट वांट यू टू थिंक इट फ्रॉम द सोसाइटीज़ पॉइंट ऑफ व्यू, आई डोंट वांट टू अंडरस्टैंड इट कि वो क्रिमिनल है या वो गलत आदमी है या वो सही आदमी है, उसको जज करके नहीं करना है। स्क्रिप्ट के अंदर जैसा लिखा है तुम ऐसे इमेजिन करो जैसे लाइक जो मैं समझा इस बात से कि ऐसे इमेजिन करो जैसे एक फिक्शनल कैरेक्टर ही है, जैसे हम किसी फिक्शनल स्टोरी को जीते हैं कि कैरेक्टर जैसा स्क्रिप्ट में लिखा है उसको स्क्रिप्ट के हिसाब से समझो और उसकी ईमानदारी से उसको जियो, उसको ह्यूमैनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो और उसकी ईमानदारी को और उसकी ह्यूमन आइडिया को आप पोर्ट्रे करो। तो मैंने बस वही इंस्ट्रक्शन फॉलो की और वो एक चीज़ थी। बाकी कुछ चीज़ें टेक्निकल होती हैं, जैसे मैं खानापुर गया था, मैं उस कर्नाटका के पास जहाँ से वो बिलोंग करते थे, ताकि मैं उनका बोलने का लहजा समझूं, क्या कोई भाषा कुछ अलग है या कैसी भाषा, क्योंकि थिएटर एक्टर होने के नाते मतलब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी हिंदी को बहुत शुद्ध एकदम सिंपल कर लेते हैं, तो उस लहजे को कैसे लाना था। मैंने वहाँ लोगों से बातें की, सड़क पे चलने वाले दुकानदारों से बातें की, वो सारी रिकॉर्डिंग्स मैंने लाके फिर मैंने उसको स्टिच किया, साथ में वो इनकॉर्पोरेट किया स्क्रिप्ट में। और फिर मैंने सर से पूछा कि सर मैं ये इस तरह की भाषा मैं यूज़ करना चाहता हूँ, इस तरह से वो बात करेगा तो ये सही लग रहा है क्या। जब सर ने कहा कि हाँ इट्स साउंडिंग गुड, तो उसको फिर मैंने अप्लाई किया। और तेलगी के उनके बारे में ज़्यादा कोई इंटरव्यूज़ वगैरह भी अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने सिर्फ फोटोग्राफ्स देख के मैंने देखा कि उनके कुछ जेस्चर्स थे जो कॉमन थे काफ़ी जगह पे, उनको पकड़ के मैंने अपने दिमाग में ऐसा बनाया कि ये बॉडी होगी, ऐसे चलेगा या ऐसे रखेगा या ऐसे हाथ करेगा। वो भी मैंने सर को जब बताया कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, तो सर ने कहा कि एज लॉन्ग एज it doesn't look like a caricature, because you don't have to be Telgi. I think you have to make Gagan Telgi, you don't have to be Telgi. So that was the instruction and I think that was a very easy thing to follow. तो मैंने वही फॉलो करके मैंने पूरा अपना कैरेक्टर उसके आसपास बनाया पूरा। तेलगी के बाद जहन में कोई और है जिसको ऑन स्क्रीन प्ले करना चाहते हो?
अभी तक मैंने कुछ नहीं सोचा है ऐसा। अभी तो मैं बस यही एंजॉय कर रहा हूँ कि किस तरह से आसपास जो पूरा भूचाल आया हुआ है, मैं उसी को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। प्यार का जो भूचाल आया है, मुझे वो मैं वही समझ के और उसको ग्रहण करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक मैंने आगे का कुछ सोचा नहीं है। सो वन थिंग एट अ टाइम, ऑल इन टाइम। सो या हंसल सर, जैसे भी आपसे बात हो रही थी, जो आपने बोला कि आप बहुत ईमानदारी से काम करते हो, वो काम लोगों तक पहुंचता है, तारीफ मिलती है, अवार्ड्स मिलते हैं। जब कोई भी प्रोजेक्ट, फिल्म, सीरीज हिट होती है, उसके बाद आपको लगता है कि यार अविनाश थोड़ा सा प्रेशर आया है अगले काम के लिए, या लगता है कि नहीं है बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, या एक्साइटमेंट बढ़ता है? कौन से फेज में आप ज़्यादा जाते हो किसी भी प्रोजेक्ट के बाद? क्या है, मैंने ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव इतने देखे हैं कि मैं इन चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता हूँ। मैं सक्सेस और फेलियर दोनों को बड़ा टेम्पररी मानता हूँ। जो परमानेंट है ना, वो आपका काम है, वो आपकी लगन है, आपका एप्लीकेशन है उस काम की तरफ, आपका प्यार, आपका पैशन, वो परमानेंट है। और मैं मानता हूँ कि वो उसमें मैं अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर लूँ, कि वो काम के प्रति समर्पण मेरे लिए सब कुछ है। बाकी ना ये सक्सेस फेलियर ये सब एक्सटर्नल चीज़ है, ये चीज़ें। और मतलब ये क्या है, फिलोसॉफी नहीं है। मैं इसको फॉलो करता हूँ क्योंकि मैंने बहुत देखा है, मैंने फेलियर भी बहुत देखा है कि अगर उस फेलियर को मैं अगर ज़्यादा दिल पर लेता तो आज यहाँ नहीं पहुँचता। और अगर स्कैम 1992 का जो एक अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस था, अगर उसको सीरियसली लेता तो भी आज यहाँ नहीं पहुँचता। वो दोनों ना, तो स्कैम करते ही मैंने डिसाइड किया कि मैं फराज नाम की फ़िल्म बनाऊंगा। मैंने जानबूझ के वो चॉइस लिया कि वो मेरे लिए, अपने लिए चैलेंज था। बहुत पैसे मिल रहे थे, बहुत तरह की फिल्में, शोज़ में कर सकता था। मैंने एक ऐसी फ़िल्म चुनी जो मुझे 25 दिन में ख़त्म करनी थी, जिसका बजट ज़्यादा नहीं था, जिसमें नए लोग थे और वो उनका ना थिएटर का ना एक्टिंग का कोई ज़्यादा बैकग्राउंड था। तो वो उनके साथ ना एक नए तरीके का चैलेंज मैंने खुद पर लिया था। तो वो है ना, मतलब आप जब तक कुल्हाड़ी पर पैर नहीं मारोगे ना, तब तक आपके पैर ज़मीन पर नहीं रहेंगे। तो हमेशा मैं समझता हूँ कि कुल्हाड़ी पर पैर मारो, मतलब कुछ नहीं होगा। वेरी डीप। कोई ऐसा, जैसा आपने बोला कि उतार चढ़ाव दोनों ही देखे हैं, कोई ऐसा किस्सा या वाक़या याद है जहाँ पे लोगों को बदलते देखे कि अभी मैं अच्छा हूँ, मैं हिट हूँ, तो खूब वाहवाही कर रहे हैं, आसपास घूम रहे हैं, अब जब वक्त बदला तो वो पहले बदल गए? ये तो देखिए, ये दुनिया का दस्तूर है। हम सब वैसे हैं, हमारा नेचर वैसा है। एंड इस चीज़ को समझना ज़रूरी है, और उस चीज़ को समझ के उससे समझौता करना ज़रूरी है। उससे मतलब मैं बुरा लगना भी, वो भी अपने आप में ह्यूमन नेचर है, और उसके साथ भी समझौता करना ज़रूरी है कि मुझे बुरा लग रहा है और मुझे लगना चाहिए। लेकिन उसको मतलब मैं अगर उसको इतना ज़्यादा दिल पर ले लूँ तो मतलब मैं कहीं ना कहीं अपने काम को अफेक्ट करूँगा। दिल पे मत ले, मैं वो मतलब बार बार उसी पर जाता हूँ कि वो ना इन चीज़ों को जितना, कि उस फिल्म में ना मनोज बाजपेयी का कैरेक्टर जो है इतना ज़्यादा चीज़ों को दिल पर लेता है कि वो मतलब फाइनली सब लोगों को मार देता है। तो वो गाना भी है ना कि दिल पे मत ले यार, मर जाएगा। तो मैं मतलब इस फिलॉसफी को मतलब काफ़ी फॉलो करता हूँ। ये महान शायर अब्बास ताहिर वाला ने लिखा है महान कवि अब्बास ताहिर वाला, कि दिल पे मत ले यार, मर जाएगा। तो उसमें मतलब बहुत डीप फिलॉसफी उस गाने में छुपी हुई थी एक्चुअली, कि काई को छोड़ना, दिल नाजुक है तोड़ना, होठों पे चढ़ा ले आंखों से उतार, छोड़ना यार, ये तो मर जाएगा, वो मर जाएगा, वो मतलब वो नहीं लेने का। गगन, सोशल मीडिया पे बहुत कम एक्टिव रहते हैं आप, कोई खास वजह? बस मैं शायद यूज्ड टू नहीं हूँ इस चीज़ के, और मुझे ये कभी समझ में नहीं आया कि क्या मेरे पास कुछ कहने के लिए है क्या। जैसे अगर मैं किसी एक मोमेंट में हूँ, अगर मैं अच्छा कोई खाना खा रहा हूँ या मैं कोई एक अच्छे इंसान के साथ बैठ के कोई कॉन्वर्जेसन कर रहा हूँ, तो मैं उस मोमेंट को वहाँ एंजॉय करना ज़्यादा मुझे पसंद है, रेदर देन कि मैं लोगों को उस वक्त बताऊँ कि यार मैं इसके साथ बैठा हूँ। So if I'm sitting with Hansal sir, so I would rather enjoy talking to him than telling people that I'm sitting with Hansal sir, you know.
सो मुझे हमेशा ऐसा फील आता है कि मैं मोमेंट में जीऊँ। हाँ, वो इन्होंने मतलब फिलोसफी तो बता रहे, उन्होंने मुझे मैसेज किया था जब ट्रेलर आया, और बहुत सारे लोग मतलब ट्रेलर को मतलब 1 बाय 1 इनको टैग कर रहे थे। इनका मैसेज आया कि सर ये मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है एक स्टोरी को रिपोस्ट करने में। मैंने बोला क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है तुम्हारी कि इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, वो प्रोसेस है, वही है, आपको करना पड़ेगा, आप करते जाओ, आदत पड़ जाएगी। तो मतलब जो प्रैक्टिकल है ना कि ये रियलिटी है हमारी इस युग की, कि आप मतलब एक नेसेसरी ईविल है जिसका जो अब इस दुनिया का अटूट हिस्सा है। द इंटरनेट इज़ पार्ट ऑफ अस, वी आर ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ द इंटरनेट नाउ। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नेचुरल रिएक्शन ये होता है कि अगर किसी भी मेरे दोस्त का बर्थडे है या कुछ भी है, तो मैं चाहूँगा कि मैं उसको फ़ोन करके बोलूँ हैप्पी बर्थडे, रेदर देन मैं इंस्टाग्राम पे जाके उसकी एक पिक्चर डाल के मैं उसको बताऊँ कि हैप्पी बर्थडे, यू नो। सो वो मेरा नेचुरल एक रिएक्शन। लेकिन वो एक जो है ना, वो एक पर्सनल, आई थिंक वो अच्छा है कि जो पर्सनल इंटरेक्शन है। जैसे अभी राजकुमार की बर्थडे थी, तो मैंने उसको पर्सनली विश किया, मैंने अभी बंद कर दिया स्टोरी डालना। मेरी बहन को से राखी बंधवा रहा हूँ, तो मैं इंस्टाग्राम पे क्यों डालूँ, मेरी बहन इंस्टाग्राम पर है ही नहीं। एग्जैक्टली। तो मैं क्यों उसको पोस्ट करूँ? तो वो मैं आई एग्री विथ यू, लेकिन भाई आप जो इतना अच्छा काम करते हो वो डालना पड़ेगा। हाँ, और लोग पसंद करते हैं, उनको एक्नॉलेज करना ज़रूरी है। बिल्कुल थोड़ा सा। तो मैं वो अभी सीख ही रहा हूँ, सर से सीख रहा हूँ मैं वो सब धीरे धीरे, इसलिए। और फिर मुझे ये भी लगता है कि जैसे अभी मैं कुछ दिनों से ना मैं लगातार, बिकॉज सर ने कहा था कि ये तो करना पड़ेगा बिकॉज शो है, तो आपको इन्होंने सोचा था कि कुछ शॉर्टकट मिल जाएगा, मत करना कि मत करना, नहीं जरूरत। और मैं बार बार डाल रहा था ना, तो थोड़ी देर बाद हर स्टोरी के पीछे वो टैंग डैंग 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 डैंग, हर स्टोरी के पीछे म्यूजिक लगातार चल रहा है। मैंने बोला लोग मुझे पागल तो नहीं समझेंगे कि मैं बार बार वही म्यूजिक बज रहा है, बार बार वही म्यूजिक बज रहा है। गगन के पेज पे जा रहे हो तो टैंग डैंग 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 ही चल रहा है, मतलब ये क्या हो गया, ये कुछ सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी तो नहीं है ये कोई। तो मुझे वो थोड़ा एक खुद को शर्म सी लगती है कि यार इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड मैं नहीं हूँ। मतलब ऐसा नहीं हो कि मैं हमेशा अपने बारे में ही सोच रहा हूँ, लेकिन अब शो है तो मुझे वो करना पड़ेगा। तो वो मेरी दुविधा हमेशा चलती रहती है दिमाग में कि हाउ पीपल आर परसीविंग मी, लाइक यू नो। तो वो एक दुविधा हमेशा चलती रहती है कि लोग पागल तो नहीं समझेंगे मुझे कि मैं क्या कर रहा हूँ, इतना पागल हो रहा हूँ मैं क्या। तो वो मैं क्वेश्चन अपने आप से करता रहता हूँ। इसकी वजह से कभी चीज़ें बदली कि फॉर एग्जांपल अब मैं ये कर रहा हूँ तो लोग क्या सोचेंगे, तो मैं ये नहीं करता हूँ चलो, या मैं ये ज़्यादा कर लेता हूँ? नहीं, ज़्यादा तो मैं कभी कुछ करता ही नहीं हूँ, मतलब हमेशा मैं कम ही रखता हूँ। कोशिश यही करता हूँ कि मिनिमलिस्टिक और सिंपल जितना मैं रख सकूँ चीज़ें। एंड आई थिंक ही ऑल्सो बिलीव्स इन दैट, एंड व्हेन एवर ही डायरेक्टेड। और ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं कम ही करने की कोशिश करता हूँ। ज़्यादा मैं सिर्फ एक काम करता हूँ, सोता हूँ और आलसी हो जाता हूँ। ज़्यादा और एक चीज़ करते हो, क्या? मेहनत। मतलब बहुत मेहनत करते हैं। मतलब वो सेट पर ना, मैंने कभी एक एक्टर को इतना तैयार नहीं देखा है, कभी। मतलब बहुत तैयार आता है। मतलब मैंने इतना बहुत ही मतलब अपने लाइंस सीन्स को लेकर, अपने हर चीज़ को लेकर ना, तो वो जो अवेयरनेस रहता है कि मेरे चप्पल उस सीन में फटे हुए थे और वो यहाँ नहीं है, वो सारा जो अवेयरनेस है ना एक एक्टर का, जो अपनी बॉडी और अपने पूरे एनवायरनमेंट को लेकर एक अवेयरनेस है, वो मेहनत से आता है, ट्रेनिंग से आता है। और वो मतलब काबिल तारीफ़ है वाकई। बहुत उम्दा। एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, आपने भी बताया था कि फर्स्ट भी आपको ऑफर हुआ था सीजन 1, लेकिन किसी वजह से बात नहीं बन पाई। अच्छा हुआ मतलब बहुत अच्छे एक्टर को काम मिल गया था, वो जैमिनी पाठक को। और जैमिनी पाठक भी मेरी ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा बन गया उससे। और अब गगन शायद इसी सेकंड सीजन के लिए बना था जी। करेक्ट। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और ढेर सारी बातचीत के लिए सर। थैंक यू गगन, थैंक यू सर।